जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ फिजिक्स। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। आई होप आप सबने अभी तक जितने लेक्चर्स हमने कवर किए हैं वो कंप्लीट कर लिए होंगे, और अगर नहीं भी किए हैं तो कोई बात नहीं, उनको जल्दी से कंप्लीट कीजिए। ध्यान से उनके नोट्स स्टडी करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक नया टॉपिक से शुरू करते हैं। चेक करते हैं आज हमारा क्या टॉपिक है। हमारा आज का टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है पहले ये जानते हैं। जैसा कि यहाँ डेफिनेशन में लिखा है, कोई भी सब्सटेंस जिसके पास मास है और वो जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको बोलते हैं मैटर। अ सब्सटेंस व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। इसका मतलब क्या है? मास का मतलब क्या? उसके पास कोई कंटेंट है, कोई क्वांटिटी है, कोई सब्सटेंस है, उसके पास कोई कंटेंट, क्वांटिटी या फिर सब्सटेंस है, उसको हम बोलते हैं मैटर। और स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब कि उसके पास कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम है। उसके पास कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम है किसी भी ऐसे सब्सटेंस को जिसके पास मास हो और वॉल्यूम हो, हम उसे बोलते हैं मैटर। नेक्स्ट, हमारे पास मैटर 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। पहला है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड क्या? सॉलिड मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके पार्टिकल्स की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड हैं, वैसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं सॉलिड। फॉर एग्जांपल द स्टाइलस, ये सॉलिड का एग्जांपल है। इसके अंदर इसके जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हैं, हम उसको बोलते हैं सॉलिड। ये इसके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज बॉन्डिंग में प्रेजेंट होते हैं, इसको बोलते हैं सॉलिड। ठीक है। नेक्स्ट, लिक्विड। इसके अंदर लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। लिक्विड वो जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाएं जब आप सॉलिड के कंपैरिजन में उसको रखेंगे। शेप्स चेंज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट? आपके पास 2 डिफरेंट साइज की बॉटल्स हैं पानी की, 2 डिफरेंट शेप की बॉटल्स हैं, सेम क्वांटिटी रखी है आपने पानी की, वॉल्यूम सेम है, 1 लीटर पानी लिया आपने, और दोनों अलग अलग बॉटल्स में जब डाल के देखा, वही सेम क्वांटिटी पानी की शेप बदल गई। जैसी बॉटल थी वैसा ही पानी की शेप हो गई। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो अपनी शेप चेंज कर सकता है और जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो एज कंपेयर टू सॉलिड, उसको बोलते हैं लिक्विड। आप लिक्विड के जब मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो आप ऐसे इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस हैं बट कम है एज कंपेयर टू सॉलिड। गैसेस पे आते हैं। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, शेप एंड वॉल्यूम कैन बी इजीली चेंज्ड। सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में इनके अंदर सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। जो पार्टिकल्स हैं, जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं, वो बहुत दूर दूर हैं, बहुत दूर दूर हैं, बहुत वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। इनका शेप और वॉल्यूम दोनों को आसानी से बदला जा सकता है। गैसेस की शेप और वॉल्यूम दोनों आसानी से बदली जा सकती हैं। जैसा कंटेनर होगा वैसे ही शेप होगी और उतनी ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। वो जो भी कंटेनर की वॉल्यूम है उतनी ही वॉल्यूम गैस अपनी बना लेता है। ठीक है, तो इनकी वॉल्यूम और शेप को आसानी से चेंज किया जा सकता है। ये हमारे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। चलिए आज फ्लूइड के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे, बट आज हम लोग कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज फ्लूइड्स की डिस्कस करते हैं कि फ्लूइड्स क्या है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनकी एप्लीकेशंस फिर आगे हम लोग चेक करेंगे। पहला, फ्लूइड कोई भी वो सब्सटेंस है जो फ्लो करेगा अगर हमने उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई। किसी भी ऐसे एक सब्सटेंस को फ्लूइड कहेंगे जो फ्लो करे, जो एक मोशन में आ जाए जब हम उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। जब हम एक बाहर से फोर्स लगाएंगे उस पर, वो पहले रेस्ट की स्टेट में था और वो फ्लो करने लगे, तो हम उसको क्या कहते हैं? फ्लूइड। फ्लूइड में दोनों आ जाते हैं आपके पास, गैसेस एज वेल एज लिक्विड। ठीक है, तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो फ्लो करने लगे या फिर मोशन में आ जाए जब हमने उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई है। हाइड्रोस्टैटिक्स क्या होता है? हाइड्रोस्टैटिक्स क्या होता है? फ्लूइड को अगर हम लोग रेस्ट पे स्टडी करते हैं, हमने किसी एक कंटेनर में एक फ्लूइड को ले लिया, फॉर एग्जाम्पल पानी को हमने एक कंटेनर में ले लिया और उसके ऊपर जो भी हम उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे उसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स।
ठीक वैसे ही हाइड्रोडायनेमिक्स होता है। अगर फ्लूइड मोशन में है, अगर फ्लूइड मोशन में है उसकी स्टडी को बोलते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं कि प्रेशर क्या है। जब फ्लूइड पढ़ रहे हैं तो प्रेशर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेशर क्या होता है, ध्यान देंगे। जैसे ही आपके सामने एक बड़ी सी स्क्रीन है, ठीक है, मैंने अपना ये थंब लिया या फिर ये स्टाइलस, स्टाइलस से मैं इसके ऊपर एक प्रेशर लगा रही हूँ ऐसे, तभी मैं लिख पा रही हूँ। मेरा स्टाइलस स्क्रीन पे एक प्रेशर लगा रहा है तभी लिख पा रहा है ना। ये जो प्रेशर है ये मैंने कहाँ पे लगाया, एक सॉलिड सरफेस पे। ये स्क्रीन मेरी सॉलिड सरफेस है, उसके ऊपर मैंने एक प्रेशर लगा दिया ऐसे, मान लीजिए थंब लगा दिया। ये सॉलिड सरफेस पे एक प्रेशर लगा दिया और ये प्रेशर है कैसी फोर्स, यहाँ पे फोर्स कैसी लग रही है, ये मैं इस पे एक अपना थंब से प्रेस कर रही हूँ इसको, इस पूरी स्क्रीन पे, तो ये फोर्स मैं कैसे लगा रही हूँ, ये इसका सरफेस एरिया है और ये फोर्स इसके सरफेस एरिया के कैसे लग रही है, परपेंडिकुलर। ये फोर्स कैसे आ रही है, परपेंडिकुलर। Force acting perpendicular on a unit area of object is called pressure. प्रेशर क्या होता है, मैंने एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाई किसी एक यूनिट एरिया पे, किसी भी ऑब्जेक्ट के एक यूनिट एरिया पे, उसको हम बोलते हैं प्रेशर। और प्रेशर को कैसे लिखोगे आप, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। कैसे लिखोगे, फोर्स अपॉन एरिया। इट इज अ फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज प्रेशर। अब देखो, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर है, एरिया भी वेक्टर है। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। अब इसके यूनिट्स को डिराइव करने की कोशिश करते हैं। कहाँ पे लिखें, यहाँ लिखते हैं ऊपर। मैंने आपको कहा कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट्स क्या थी बच्चों, न्यूटन, और एरिया मीटर स्क्वायर। तो क्या आया, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर is a unit of a pressure. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ अ प्रेशर। और अगर ये न्यूटन, अगर फोर्स 1 न्यूटन लगी हो तो हम बोल देते हैं एक यूनिट एरिया पे 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपको यूनिट्स मिल गई, क्या है यूनिट्स, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जैसे हमने फोर्स के लिए एक यूनिट निकाली थी, क्या निकाली थी, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमारे पास क्या आया था उसकी ऐसा यूनिट, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही आया था। क्या आया था फोर्स के लिए, मास इनटू एक्सेलरेशन, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की क्या थी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास फोर्स के लिए आई थी और हम इसको क्या बोल देते थे, 1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते थे, 1 न्यूटन बोलते थे। याद आ रहा है। ठीक वैसे ही प्रेशर को मेजर करने के लिए हमारे पास एक यूनिट होती है जिसको बोलते हैं पास्कल, और एक पास्कल किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, डायमेंशंस क्या होंगी, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो डायमेंशंस कैसे निकालोगे, फोर्स की क्या डायमेंशंस है, फर्स्ट एक को, फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को कैसे लिखोगे, m, एक्सेलरेशन की क्या थी, LT-2 अपॉन L स्क्वायर। एरिया के लिए क्या होगी डायमेंशन, L स्क्वायर, L से L कैंसिल, ये आ गई हमारे पास ML-1 T-2 डायमेंशंस फॉर द प्रेशर। ये प्रेशर की डायमेंशन है। आप प्रेशर की डायमेंशन खुद भी निकाल सकते हैं, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशंस आपको पता है, फोर्स का फॉर्मूला पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, डिवाइड करेंगे एरिया से, आपके पास प्रेशर की डायमेंशंस आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लिखी है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी या फिर मैंने आपको नहीं अभी तक बताई, फ्लूइड अप्लाइज प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। देखो मैंने अभी बोला कि मैंने एक परपेंडिकुलर फोर्स लगा दी इस बोर्ड पे, इस स्क्रीन पे मैंने एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाई और उसको मैंने बोला कि दैट परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया इज व्हाट, प्रेशर। आपने एक बॉटल में पानी लिया, जब आप उसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे उस पानी पे, मान लीजिए ऐसे, आपने एक कंटेनर में पानी लिया और ये एक पिस्टन से आप इस पे प्रेशर लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है,
ये फोर्स पर यूनिट एरिया को हम बोल देते हैं प्रेशर। तो F1 P1 लग रहा है यहाँ पे। अब जो ये प्रेशर है, क्या ये सिर्फ नीचे की तरफ लगेगा? हमने कंटेनर में पानी लेके ऊपर से पिस्टन प्रेस कर दी, तो क्या वो प्रेशर सिर्फ नीचे की तरफ लगेगा? नहीं, प्रेशर लगेगा ऑल डायरेक्शंस में। तो फ्लूइड के अंदर क्या होता है कि प्रेशर हर दिशा में लगेगा। फ्लूइड के अंदर प्रेशर अप्लाइज इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, आगे चलते हैं और क्या हमने पढ़ना है इसमें। नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस। अभी आपने ये पढ़ा कि प्रेशर क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। अब यहां से एक चीज चेक करेंगे, एक बात समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरी फोर्स हमेशा सेम है, मेरी फोर्स कांस्टेंट लग रही है, फोर्स को मैं चेंज नहीं कर रही, फोर्स सेम रख रही हूं। उस सिनेरियो में अगर मैंने फोर्स सेम रखी है तो प्रेशर और एरिया के बीच का रिलेशन बताइए। प्रेशर ज्यादा होगा कब? जब एरिया कम होगा, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। देख पा रहे हैं? फोर्स को मैं सेम रख रही हूं तो प्रेशर और एरिया का रिलेशन क्या आता है? दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अगर प्रेशर ज्यादा है तो एरिया कम है, प्रेशर कम है तो एरिया ज्यादा है। अब इससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस पढ़ के देखते हैं कि हम लोग अपनी डेली लाइफ में इस फिनोमिना को कहाँ यूज करते हैं। पहला, स्कूल की बैग स्ट्रिप्स। आपने अपने स्कूल की बैग स्ट्रिप्स देखी होंगी। अगर वो स्कूल की बैग स्ट्रिप्स चौड़ी हैं, अगर उनकी विड्थ ज्यादा है तो क्या होगा? अगर स्कूल की बैग स्ट्रिप्स की विड्थ ज्यादा है, मतलब क्या? विड्थ ज्यादा है का मतलब क्या है? एरिया ज्यादा है। और अगर एरिया ज्यादा है तो क्या होगा? प्रेशर कम होगा। कभी भी चेक करना, अगर आपके स्कूल की बैग की स्ट्रिप या फिर कोई भी बैग जो आप शोल्डर्स पे टांगते हैं, अगर उनकी स्ट्रिप थोड़ी पतली होगी, विड्थ उनकी कम होगी, तो यहाँ पे आपके ज्यादा प्रेशर आएगा। आपसे वो बैग ज्यादा देर तक आप उसको टांग नहीं पाएंगे अपने शोल्डर पे, है ना? क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि एरिया कम हो गया। यहाँ पे एरिया, यहाँ पे फोर्स का कांटेक्ट और एरिया कम हो गया। फोर्स तो सेम लग रही है, फोर्स सेम है जितनी लगेगी, बट एरिया, कांटेक्ट सरफेस यहाँ पे कम हो गया उसका एरिया, तो उसके कारण प्रेशर आपका इंक्रीज हो जाता है। बट यही स्कूल की बैक स्ट्रिप, अगर मैं उसकी विड्थ इंक्रीज कर दूं, एरिया बढ़ा दूं, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। तो इसीलिए जो अच्छे ब्रांड्स के बैग बनाए होते हैं उन्होंने, उसमें वो स्ट्रिप चौड़ी रखते हैं थोड़ी, ताकि यहाँ पे एरिया इंक्रीज हो जाए शोल्डर के साथ और प्रेशर कम हो। ठीक है। सेकेंड, आयरन नेल एंड द बोर्ड पिन। आयरन नेल कभी देखिए, कील देखिए, कील ऑफ कोर्स देखी होगी। कील जो होती है वो एकदम पॉइंटेड नहीं होती, यहाँ पे उसका कुछ एक पर्टिकुलर एरिया होता है। जो कील होती है वो एकदम पॉइंटेड नहीं होती है, बट जो बोर्ड पिन होती है दैट इज एक्चुअली वेरी पॉइंटेड। बोर्ड पिन बहुत तीखी होती है। ठीक है, आई ट्राइड माई बेस्ट टू शो अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दिस। आई होप आपको समझ आ रहा है। आयरन नेल, कील का कुछ सरफेस एरिया होता है नीचे उसके पॉइंटेड एंड पे, वो एकदम से इतनी तीखी नहीं होती एज कम्पेयर टू द बोर्ड पिन। जो बुलेटिन बोर्ड्स आपके स्कूल में बोर्ड्स होते हैं, बोर्ड पिन आप उसमें देखना कभी, बोर्ड पिन बहुत शार्प होती है आगे से। तो उसमें क्या बोलता है वो, जो बोर्ड पिन है उसका यहाँ पे एरिया कम है, A2 और A1। ये जो A2 होता है ये A1 से कम रहता है। तो जब हम बोर्ड पिन लगा रहे हैं वो आसानी से क्यों लग जाती है एज कम्पेयर टू कील? ऐसा क्यों है कि बोर्ड पिन को हम आसानी से लगा पाते हैं एज कम्पेयर टू कील? बिकॉज इस केस में हमें प्रेशर कम देना है, A2 कम है, बोर्ड पिन का A2 कम है, तो इसका प्रेशर ज्यादा है। एज कंपेयर टू आयरन नेल के केस में। मतलब क्या? आप दोनों के ऊपर फोर्स सेम लगा रहे हैं, सेम फोर्स लगाई आपने, बट कौन सी ज्यादा आसानी से अंदर चली जाएगी दीवार के? हमने दोनों पे सेम फोर्स लगाई है, बट कौन सी ज्यादा आसानी से जाएगी? ये बोर्ड पिन, क्योंकि इसका एरिया कम है। मैंने फोर्स सेम लगाई, एरिया कम कर दिया, जब एरिया कम कर दिया तो प्रेशर ज्यादा हो गया, एरिया कम कर दिया तो प्रेशर ज्यादा हो गया। इसके अंदर एरिया उसके कंपैरिजन में ज्यादा है, तो वहां पे प्रेशर कम हो जाएगा, इसलिए वो थोड़ी देर में अंदर जाएगी दीवार के। सेम फोर्स पे बोर्ड पिन पहले अंदर जाएगी दीवार के, क्योंकि उसका एरिया
कम है तो प्रेशर वो ज्यादा बन जाता है, ठीक है। ब्लंट नाइफ एंड शार्प नाइफ, तीखा चाकू और जो चाकू तीखा नहीं है उसको ब्लंट बोलते हैं। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है? वही एरिया का। इसके अंदर एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा है, अच्छे से कटिंग कर सकता है ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की। इसके अंदर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम है, फोर्स सेम रखी हुई है हमने। नेक्स्ट, डेजर्ट में एक मैन और कैमल की बात करते हैं। आप डेजर्ट में हैं, आप रेगिस्तान में हैं, तो आपका पैर रेत के अंदर धंस जाता है, ठीक है। कैमल भी तो चलता है डेजर्ट के अंदर, उसका पैर तो नहीं धंसता, ऐसा क्यों? आपका जो पैर का एरिया है दैट इज लेस एज कंपेयर टू कैमल के पैर के एरिया के। जो कैमल का फुट है उसका जो एरिया है वो ज्यादा है। जब ऐसा होगा तो क्या होगा? प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर प्रेशर कम हो गया तो उसका पैर रेत के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। बट ह्यूमन के हमारे केस में क्या है, हमारा पैर फुट का जो एरिया है वो कैमल के फुट के कंपैरिजन में कम है। अगर एरिया कम है तो हम उस रेत पे ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, और जब हम ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो हमारा पैर रेत के अंदर धंस जाता है। तो डेजर्ट में इसलिए हमें चलने में दिक्कत आती है, ठीक है। ये हो गया। एक और यहाँ पे एक छोटा सा और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। उसमें जैसे अगर हम लोग रेत में चल रहे हैं तो हमारे पैर धंसते हैं, बट अगर हम लोग रेत पे लेटे हुए हैं तब हम रेत के अंदर नहीं दब जाते, तब हम धंसते नहीं है रेत में। ऐसा क्यों? हमारी बॉडी का मैक्सिमम सरफेस जो है वो रेत के कांटेक्ट में आता है। अगर हम ऐसे लेटे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल एज्यूम कर लो आप ऐसे रेत पे लेटे हो, ये आपका एरिया कितना ज्यादा है, ये वाला ए, दिस इज टू मच मोर देन दैट कि आपका ये फुट है जो उसके एरिया से। यहाँ पे A2 मोर देन A1 है। तो इस केस में जब आप रेत पे लेटे हुए हैं आपका एरिया बहुत ज्यादा है, रेत के साथ बहुत ज्यादा एरिया कांटेक्ट में आ रहा है आपका बॉडी का। जब ऐसा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? बहुत कम। यहाँ पे प्रेशर बहुत कम है एज कंपेयर टू जब आप रेत पे खड़े हैं या फिर चल रहे हैं, तो एरिया बहुत कम कांटेक्ट में आ रहा है, आपका फुट का एरिया बहुत कम है एज कंपेयर टू योर फुल बॉडी, ठीक है। उस केस में क्या होता है कि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होता है तो आपका पैर धंस जाता है। तो ये तो पिक्चर्स में भी बहुत बार देखा होगा, है ना। नेक्स्ट चले, ये कुछ एप्लीकेशन थी इसकी। नेक्स्ट, डेंसिटी क्या होता है बच्चों? डेंसिटी पढ़ते हैं क्या होता है। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। इसकी यूनिट्स क्या है? किलोग्राम्स, और वॉल्यूम क्या होती है? मीटर क्यूब। तो ऐसा यूनिट क्या होगी? किलोग्राम मीटर क्यूब्स, और सीजे सिस्टम में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। डायमेंशंस निकाल लो वहां से, डायमेंशंस क्या आएगी? मास और वॉल्यूम। ये देखो m अपॉन l रेज टू पावर 3 क्या बना? ml-3। डायमेंशंस क्या आ गई? ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से, दैट इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? ये टर्म आगे क्वेश्चन में भी आएगी, इसलिए इसको यहाँ पे पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी की जो डेंसिटी होती है उसके कंपैरिजन में अगर किसी ऑब्जेक्ट की, किसी सब्सटेंस की डेंसिटी हम देखते हैं तो हम उसे बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। यानी कि डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको? रिलेटिव डेंसिटी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है उसको याद ही रखना है बस। एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर क्या है? ये एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर, पानी की जो डेंसिटी होती है ना बच्चों, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम डेंसिटी है पानी की।
4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम डेंसिटी है, यानी कि वो अपनी अटमोस्ट बेस्ट सॉलिड स्टेट में है। पानी पानी अपनी बेस्ट सॉलिड स्टेट में है, जहां पे उसकी वॉल्यूम मिनिमम है, डेंसिटी मैक्सिमम है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जैसे ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कम होता जाएगा, 3, 2, 1, 0 की तरफ जाता जाएगा, वैसे वैसे इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम एक्सपेंशन होने लग जाती है। ध्यान देंगे कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी की डेंसिटी मैक्सिमम है। जैसे आप टेम्परेचर नीचे करते जाएंगे और कम करते जाएंगे, 3, 2, 1, 0 की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे डेंसिटी ये कम हो जाएगी। इसको याद रखना है, इसलिए इसको बोलते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर। नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं 1000 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। याद रखेंगे, ये कुछ टर्म्स याद रखनी है कि पानी की डेंसिटी की वैल्यू क्या है 4 डिग्रीज पे, 1000 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। सॉल्टी वाटर की डेंसिटी क्या होती है 1.03 इंटू 10⁻³ किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। सॉल्टी वाटर, इसके अंदर थोड़ा सॉल्ट है, कुछ सॉल्ट्स हैं इसके अंदर, कुछ अलग सब्सटेंस है, पानी से भी अलग है ना, तो इसके अंदर थोड़ी डेंसिटी इंक्रीज हो गई, दैट इज 1.03 10⁻³ किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। देन डेंसिटी ऑफ द मर्करी, मर्करी की डेंसिटी याद रखनी है 13.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, ये कुछ वैल्यूज है, याद रखनी है। नेक्स्ट, पास्कल्स लॉ। अब एक लॉ पढ़ेंगे हम लोग फ्लूइड से रिलेशन में। ये पास्कल्स लॉ क्या बोलता है और ये है क्या? ये बोलता है कि प्रेशर अप्लाई टू एनी पॉइंट ऑफ अ लिक्विड एट रेस्ट, यानी कि हाइड्रोस्टैटिक स्टडी कर रहे हैं, इन अ क्लोज सिस्टम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली थ्रू ऑल रीजन्स ऑफ द लिक्विड। ये तो हमने पढ़ा कि फ्लूइड जो है वो प्रेशर सारी डायरेक्शंस में लगाता है, सारी दिशाओं में लगाएगा। तो पास्कल लॉ यही बोलता है कि अगर हम लोग किसी भी लिक्विड पे जो रेस्ट पे है, एक लिक्विड हमने कंटेनर में लिया एक क्लोज सिस्टम में और वो रेस्ट पे है, उसके ऊपर अगर हम लोग एक प्रेशर लगाते हैं तो वो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सारे रीजन्स में लिक्विड के। अभी ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, हम एक स्टडी कर रहे हैं कि पास्कल लॉ ये बोलेगा कि हमने एक लिक्विड लिया, रेस्ट स्टेट में है वो लिक्विड, और एक क्लोज सिस्टम में लिया, तो अब हमने एक जगह पे अगर प्रेशर लगाया तो वो प्रेशर सारी दिशाओं में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सारी डायरेक्शन में चले जाएगा लिक्विड के। ओके फाइन, मतलब इसका मतलब क्या है, चलो यहाँ पे डायग्रामेटिकली देखते हैं इसका मतलब क्या है। पता है कि ये P1 जो है सारी जगह पे सेम रहेगा, कैसे, चलो चेक करते हैं। ठीक है, हमारे पास इस कंटेनर में एक लिक्विड है, मैंने यहाँ पे एक F1 फोर्स लगाई, A1 एरिया है, तो P1 प्रेशर जनरेट हो गया, ये प्रेशर सारे लिक्विड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास P1 है और यहाँ पे P2, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग ये बोलता है P1 P2 के बराबर है, P1 P2 के बराबर है। जब मैंने यहाँ पे फोर्स F1 लगाई तो प्रेशर जनरेट हुआ A1 सरफेस होने के कारण, तो यहाँ पे एक फोर्स F2 जनरेट हुई है, A2 एरिया है हमारा, हमने उसको नाम दे दिया P2 प्रेशर। अब बोलता है P1 P2 के बराबर है, कैसे होगा चेक करते हैं। देखो P1 कैसे आएगा, F1/A1 इज इक्वल टू P1, F2/A2 इज इक्वल टू P2। अब ध्यान देंगे A1 A2 से कम है, A1 इज लेस देन A2। अगर A1 A2 से कम हो जाता है और मुझे P1 और P2 को सेम बनाना है, कंडीशन ये है कि प्रेशर दोनों जगह सेम रहेगा, तो क्या चीज एडजस्ट हो रही है, यहाँ पे एरिया A1 A2 से कम है, तो क्या चीज एडजस्ट हो जाएगी कि यहाँ पे फोर्स F1 ज्यादा हो जाएगी F2 से। समझ आया? वो बोलता है कि P1 P2 के बराबर रहेगा, तो उसके लिए कंडीशन तो स्टेट करनी पड़ेगी ना, बराबर कैसे हो सकता है, कैसे होगा? एक तो ये कि यहाँ पे एरिया कम है और वहां पे एरिया ज्यादा है, तो वही हो गया। फिर यहाँ पे अगर A1 इज लेस देन A2, तो क्या चीज ज्यादा हो जानी चाहिए कि हमें प्रेशर सेम करवाना है, A1 इज लेस देन A2, तो फोर्स A1 सरफेस पे ज्यादा लगेगी एज कंपेयर टू
फोर्स ऑन दी सेकेंड सर्फेस दैट इज A2 एरिया पे। तो F1 इज मोर देन F2। ये कंडीशन डिफाइन करती है कि जो प्रेशर है वो P1 और P2 सेम रहेगा, पूरे लिक्विड में सेम प्रेशर रहेगा। ठीक है, इसके एप्लीकेशंस में क्या आता है? हाइड्रोलिक लिफ्ट्स। हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर यही फिनोमेना यूज किया गया है, पास्कल लॉ वाला, कि एक जगह पे जो प्रेशर जनरेट हो रहा है दूसरी जगह पे भी वही प्रेशर जनरेट होगा। और हाइड्रोलिक लिफ्ट जो शोरूम्स में यूज की जाती हैं वो इसी फिनोमेना पे काम करती हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी इसी फिनोमेना पे काम करती हैं। एंड दी जेसीबी जो काम करती है वो भी पास्कल लॉ पे ही काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट, बायोंट फोर्स क्या होता है बच्चों? बायोंट फोर्स क्या होता है? Upward force acting on a body immersed in liquid. It is equal to the weight of the liquid displaced by the immersed part of the body. कोई भी ऐसे कंटेनर है आपके पास, ये इसमें पानी है, ये एक बॉक्स डाल दिया आपने इसके अंदर, मास m, इसके ऊपर अगर इसका मास, अगर ये फ्लोट कर रहा है, मान लीजिए पानी के अंदर फ्लोट कर रहा है, ये डूबा नहीं है, तो क्यों नहीं डूबा? ये ऐसा क्या हो रहा है कि डूब नहीं रहा है? इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगती है, ऊपर की दिशा में एक फोर्स लगेगी इसके ऊपर, जो कि इक्वल होती है टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। ये हमने ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डाला, मैं इसके ऊपर एक ऊपर से एक फोर्स लगा रही हूँ उसको पानी के अंदर डालने के लिए। ठीक है, अब यहां से इसने कुछ लिक्विड या फिर वाटर डिस्प्लेस कर दिया, यहां से इसने कुछ लिक्विड या फिर वाटर डिस्प्लेस कर दिया। जब ये डिस्प्लेस करेगा तो यहाँ पे उसकी पानी का लेवल राइज हो जाएगा। जब यहाँ से लिक्विड डिस्प्लेस हुआ तो वो उधर साइड में पानी का लेवल राइज हो गया। ठीक है, वो हाइट वाइज और इधर से साइड में से इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? वो बोलता है कि ये जो अपवर्ड फोर्स है ये किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इमर्स्ड पार्ट। इस पार्ट ने जितना भी लिक्विड का वेट डिस्पर्स किया है, यहाँ से जो लिक्विड हटाया है, जितना भी वेट का लिक्विड इसने हटाया है, उसके बराबर ये फोर्स की वैल्यू होती है। ठीक है, मतलब क्या? इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। इस इमर्स्ड पार्ट ने जितना भी लिक्विड यहाँ से डिस्प्लेस किया है उसके वेट के बराबर इस बायोंट फोर्स की या फिर अपवर्ड फोर्स की वैल्यू होती है। ये पानी एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, उसको हम लोग बोलते हैं बायोंट फोर्स। ठीक है, इसका फिनोमेना भी पढ़ेंगे आगे। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स कुछ नहीं है। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स ये है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड डिपेंड्स ओनली ऑन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द वेसल्स। कहता है कि जो लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करता है वो सिर्फ इस पे डिपेंड करता है कि लिक्विड कॉलम का हाइट क्या है, यानी कि ये एक कंटेनर में पानी है और ये शेप अलग है इसकी कंटेनर की। तो इन दोनों में हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया ऐसे ट्यूब से, हमने इन दोनों को एक ट्यूब से कनेक्ट कर दिया। इसमें जब तक दोनों में सेम लेवल पे पानी ना आ जाए, जब तक दोनों में सेम लेवल पे पानी ना आ जाए तब तक पानी का फ्लो इधर से उधर नहीं रुकेगा। मान लीजिए इसके अंदर लेवल ज्यादा है, इसके अंदर कम है, तो जब तक ये पानी का लेवल इसके अंदर भी अपने जैसा ना ले आए, दोनों सेम ना कर लें, तब तक पानी का फ्लो नहीं रुकता। तो वो बोलते हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड डिपेंड्स ओनली ऑन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द वेसल। वेसल की शेप पे डिपेंड नहीं करता लिक्विड, वो प्रेशर जो एक्सर्ट करता है वो सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है कि दोनों का लेवल सेम है, हाइट ऑफ द कॉलम सेम है कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। फाइन, अभी हमने जी को भी निगलेक्ट कर रखा था। अभी हम लोग यहाँ पे ग्रेविटी का भी इफेक्ट पढ़ेंगे कि प्रेशर के अंदर क्या चेंजेस आते हैं डेप्थ के साथ साथ, जी का भी इफेक्ट पड़ते हैं इसी में। और जानते हैं कि गॉज प्रेशर क्या है, ये भी जानेंगे गॉज प्रेशर क्या होता है। देखो मेरे पास ये एक कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर एक पानी की वॉल्यूम है, पर्टिकुलर वॉल्यूम V, और मैंने ये एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर डाल दिया, एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर डाल दिया। अब ध्यान देंगे, मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही हूं F1, मैंने इस पे एक फोर्स लगाई F1 ताकि मैं इसको पानी के अंदर डुबो सकूं। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि सिंक करने लगे।
बट ये फ्लोट कर रहा है, इसके ऊपर एक बाइंड फोर्स लग रही है, पानी एक फोर्स लगा रहा है, थर्स्ट लगा रहा है, वो कहाँ लगेगी, यहाँ पे F2। सरफेस एरिया इसका क्या है, A। मान लीजिए इसका सरफेस एरिया है A। F1 फोर्स लगाई ऊपर से, F2 पानी ने लगाई है, और इसका एक पर्टिकुलर वेट भी है, ये अपना वेट भी लगा रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैंने कैलकुलेट करनी है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, मुझे डेप्थ के साथ इसके प्रेशर का वेरिएशन देखना है। चलो चेक करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास P1 है और यहाँ पे P2 है, गॉट इट। और ये जब मैंने फोर्स लगाई कितना डिस्प्लेस हुआ, ये यहाँ तक पानी था मान लो, मैंने फोर्स लगाई तो ये कितना डिस्प्लेस हुआ, x डिस्टेंस डिस्प्लेस हो गया ये, ठीक है। मैंने फोर्स लगाई, ये x डिस्टेंस डिस्प्लेस हो गया, और इसकी खुद की ये हाइट कितनी है, h है, एरिया A है, हाइट इसकी खुद की h है, और ये x डिस्टेंस डिस्प्लेस हो गया। अब P1 यहाँ पे A पॉइंट पे, यहाँ पे मान लीजिए एक पर्टिकुलर इस पॉइंट पे मेरे पास P1 की वैल्यू क्या है, F1 अपॉन A। एरिया तो सेम है, एरिया सेम है। P2 क्या होगा, P2 क्या होगा, F2, P2 क्या होगा, F2 अपॉन A। अब ध्यान देंगे बच्चों, अच्छा अब ध्यान देंगे, देखो एक चीज ध्यान दो, F1 और W सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। जो F1 और W है यानी कि वेट सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, और नीचे से जो F2 मिल रही है उसके बराबर इसको रख देते हैं, तभी तो वो पूरी तरीके से फ्लोट मतलब वो पूरी तरीके से सिंक नहीं हुआ है, क्योंकि जो फोर्स ऊपर की तरफ से आ रही थी वो F2 उसको इक्वेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। F1 हमारा क्या होगा, P1 अपॉन A, प्लस W क्या है, mg, और F2 क्या है, P2 अपॉन A। ओके फाइन। मास को वॉल्यूम और डेंसिटी में कैसे लिख सकते हैं आप लोग, मास को वॉल्यूम और डेंसिटी में लिख के देखो, डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास मास आ गया, ठीक है। तो ये वॉल्यूम इस बॉडी की V और इसकी डेंसिटी रो है, मास m। तो जो हमने वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया डेंसिटी से तो हमारे पास आ गया मास। अब ध्यान देंगे, ये जो वॉल्यूम है P1 अपॉन A प्लस, वॉल्यूम को और दूसरे तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, इस वॉल्यूम को, इस मैंने इस बॉडी की एक वॉल्यूम बता दी हुई, इसको और दूसरे तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, मैंने बोला इसके पास एक एरिया A है और हाइट h है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो उसकी हाइट है, ठीक है। क्या बना, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय AH मल्टीप्लाई बाय G इज इक्वल टू P2 अपॉन A। अब लिखेंगे थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा सुंदर करने की कोशिश करते हैं, कैसे, देखो रो AGH इज इक्वल टू P2 अपॉन A माइनस P1 अपॉन A। मतलब क्या, यहाँ पे लिख रही हूं मैं, ठीक है। डन। अच्छा अब ध्यान दो, मैंने क्या बोला,
F1 प्लस W इज इक्वल टू F2। F1 को कैसे लिखा जा सकता है, प्रेशर कैसे लिखते थे, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स को कैसे लिखा जा सकता है, P1A1 प्लस W इज व्हाट, mg इज इक्वल टू P2A। एरिया सेम है, A1 नहीं सॉरी, एरिया सेम है, ठीक है। आगे चलते हैं, P1A प्लस मास को हम वॉल्यूम के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं बच्चों, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी को अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और उसकी वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया मास इज इक्वल टू P2A। अब आगे चलते हैं, ये जो वॉल्यूम है इसको भी एक और तरीके से लिखा जा सकता है। मैंने बोला था कि इस ऑब्जेक्ट का जो एरिया है वो A है और हाइट इसकी h है, तो मैं वॉल्यूम कैसे लिख सकती हूँ, A मल्टीप्लाई बाय h। A मल्टीप्लाई बाय h लिखते हैं, लिखो इसको, डेंसिटी और वॉल्यूम AHG इज इक्वल टू P2A, ठीक है। अब इसको थोड़ा सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, जैसा हमें चाहिए। P1A को उधर ले जाएंगे, गॉट इट, A कॉमन, P2 माइनस P1 आ गया हमारे पास, A से A कैंसिल, क्या आया प्रेशर डिफरेंस, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी एच। प्रेशर डिफरेंस क्या आ गया, इस पॉइंट पे P2 पे और इस पॉइंट पे जो प्रेशर है उसके बीच का डिफरेंस क्या आ गया, रो जी एच। अब ये प्रेशर डिफरेंस के साथ का एच के साथ क्या रिलेशन है, डेप्थ के साथ क्या रिलेशन है, जैसे जैसे ये हाइट इंक्रीज होगी, जैसे जैसे ये हाइट इंक्रीज होगी वैसे वैसे ये प्रेशर डिफरेंस भी इंक्रीज होगा, ठीक है। जैसे जैसे ये हाइट इंक्रीज होगी वैसे वैसे प्रेशर डिफरेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी एच, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ठीक है। इसी को बोलते हैं, इस प्रेशर डिफरेंस को ही बोलते हैं गॉज प्रेशर। एक इसमें छोटा सा केस और देख लेते हैं। अभी वो एच हाइट, यहाँ पे एच हाइट है इस ऑब्जेक्ट के पास, जितनी हाइट उसकी पानी के अंदर इमर्ज्ड है। ओके, सो व्हाट इज दिस गॉज प्रेशर, इट इज डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर ऑफ एन ऑब्जेक्ट and the atmospheric pressure। एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है और ऑब्जेक्ट का जो प्रेशर है उसके बीच के डिफरेंस को बोलते हैं गॉज प्रेशर। ग्रेविटी के साथ प्रेशर का रिलेशन आपको मिल गया, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी एच। नेक्स्ट पे चलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं। एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उसकी वैल्यू याद करेंगे 1.013 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 5 पास्कल्स। कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम इसको सिर्फ 10 रेज़्ड टू पावर 5 पास्कल्स भी ले लेते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू ये है। और एक पास्कल कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसलिए 1 एटमॉस्फेयर को हम लोग 1.013 10 रेज़्ड टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल देते हैं, ठीक है। अब आपको साइड में एक डायग्राम दिख रही है ओपन ट्यूब मैनोमीटर की, इसको हम यूज करते हैं प्रेशर मेजर करने के लिए। एक इंस्ट्रूमेंट है प्रेशर मेजर करने के लिए। अब देखो ध्यान से ये कैसे काम करता है। यहाँ पे हमारे पास कोई गैस है, उसका पी प्रेशर है। हमारे पास यहाँ पे कोई गैस फिल्ड है, उसका पी प्रेशर है। एक पर्टिकुलर पॉइंट ए आपको दिख रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट बी दिख रहा है। तो पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि जो पी ए है वो पी बी के बराबर होगा। पास्कल लॉ क्या बोलता था कि पी ए पी बी के बराबर होगा, मान लिया,
कैसे माने? PA इज इक्वल टू, अब PV पे ध्यान देंगे, हमने बोला कि PA PB के बराबर है, PV पे ध्यान देंगे, PV पे एक P स्मॉल a एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है, दूसरे कलर से लिखते हैं, PV पे एक छोटा PA वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है, और अभी हमने चेक किया एक पर्टिकुलर हाइट के कारण जो प्रेशर आएगा वो भी है। PV पे दो प्रेशर हैं, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और एक पर्टिकुलर हाइट के कारण जो प्रेशर आएगा वो भी है। वो क्या है? वो कितना है? रो जी एच। वो कितना है? रो जी एच। तो क्या P पॉइंट A पॉइंट पे आपको प्रेशर पता लग गया? पास्कल लॉ लगाया हमने कि PA और PB पे सेम प्रेशर रहेगा। कैसे रहेगा? PB पे ये वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है और एक पर्टिकुलर हाइट के कारण भी प्रेशर है, दैट इज रो जी एच। उसके कारण आपके पास PA पॉइंट पे एक प्रेशर आ जाता है, दैट इज P एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। ये है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद आता है हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर। आपके पास अब ये फॉर्मूला आ गया, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। इससे आप हाइट निकाल सकते हैं एटमॉस्फेयर की, जितने हाइट पे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू ये रहती है। वैसे धीरे धीरे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाते हैं डेंसिटी कम हो जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग एक चेंज आता है। रियल में तो एक चेंज आएगा, बट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है। आपको पता है यहाँ पे वैल्यू कितनी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की? 1.013 10⁵ पास्कल। इससे मैं एक हाइट निकाल सकती हूँ। अब मेरे पास एयर की डेंसिटी भी है 1.3 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब और G की वैल्यू 9.8 लेके मैं ये H की वैल्यू निकाल सकती हूँ। ये H क्या मतलब कितनी हाइट तक ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। यहां से जो H है अप्रोक्सीमेटली वो 8 किलोमीटर आएगा, एग्जैक्ट तो नहीं है, अप्रोक्सीमेटली आता है, ये वैल्यू आती है। तो हम बोलते हैं कि इतने किलोमीटर के डिस्टेंस तक, इतने किलोमीटर की हाइट तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू ये रहती है। ठीक है, दिस इज जस्ट एन एस्टिमेटेड वैल्यू जो हम फॉर्मूला से निकालते हैं, रियल में चेंज हो सकती है। आगे चलते हैं। यूनिट्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर की बहुत सारी यूनिट्स पढ़नी है, ये फैक्ट बेस्ड है, कभी कभी कन्वर्जन के लिए भी आ जाता है। एक नंबर मतलब आपका क्वेश्चन जो है बहुत आसान बन के आएगा, सिर्फ यूनिट्स पे ही पूछ लेगा वो, और कुछ नहीं पूछेगा। तो ऐसा क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड है, इसको याद रखना है, यूनिट्स को याद करना है। कभी कभी कन्वर्जन करवा लेगा न्यूटन मीटर से, पास्कल्स वाली कन्वर्जन करवा लेगा, पूछ लेगा ना 1 पास्कल इज हाउ मच न्यूटन मीटर्स, या फिर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कन्वर्जन करवा देगा। तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 1.013 10⁵ पास्कल्स है, ये आपको पता है। सीजीएस में जाएंगे तो 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, हम फोर्स को डाइन में भी रिप्रेजेंट करते थे, याद है, डाइन वाला कन्वर्जन भी किया था। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल्स, 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm मर्करी एंड 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 टॉर। ये जैसे जैसे साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किया उनके नाम पे है ये टॉर भी। ठीक है, ये पास्कल लॉ पे है, पास्कल। तो ये कुछ यूनिट्स हैं, आपको एज इट इज याद रखनी है ये, और इनका कन्वर्जन के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है? व्हेन बॉडी इज इमर्स्ड wholly or partially in a liquid, at rest it loses some of its weight. The loss in weight of the body of the liquid is equal to the weight of the liquid displaced by the immersed part of the body. जितना पार्ट बॉडी का पानी के अंदर इमर्स हुआ होगा, तो वो जो जितना पानी जो हमारा डिस्प्लेस किया है उस बॉडी ने, उसके वेट के अकॉर्डिंग ही, उसके वेट के इक्वल ही वेट बॉडी की वेट में लॉस आता है। लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। जितना पानी का वेट इस इमर्स्ड बॉडी ने डिस्प्लेस किया है, यहाँ पे कुछ पानी था पहले इस बॉडी के इस ऑब्जेक्ट के आने से पहले, तो अब वो पानी यहाँ से डिस्प्लेस हो गया, यहाँ ऊपर की तरफ आ गया। तो जितना भी पानी का वेट डिस्प्लेस किया है उतना ही लॉस होता है बॉडी के वेट में। अब चेक करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल को, थोड़ा सा चेक करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या बोल रही है। उसने यही बोला कि जो वेट है बॉडी का दैट इज इक्वल टू बायंट फोर्स। मतलब क्या? जितना वेट इसने लगाया उस वेट से कुछ पानी कुछ डिस्प्लेस हुआ। अब ये डूबता नहीं है, ये ऑब्जेक्ट ये डूब नहीं रहा है,
एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रही होती है, ये सिंक नहीं कर रहा, इसके ऊपर एक फोर्स लगती है अपवर्ड डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं बायंट फोर्स। बायंट फोर्स का ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि बायंट फोर्स लग रही है, उस पर कॉन्टिन्यूसली बायंट फोर्स लग रही है और वो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे उसका नीचे एक वेट है, पर्टिकुलर वेट के कारण उसने कुछ पानी डिस्प्लेस किया होगा, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो वेट लॉस आएगा दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट। चलो चेक करते हैं इसको, हमने बायंट फोर्स भी पढ़ा, इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या बोलते हैं। देखो ध्यान से देखो, हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, हमारे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर ये एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट है। अब ये पानी के सरफेस से x डिस्टेंस पे है, इसको अंदर इमर्स कर दिया पानी के, ये सिंक नहीं कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, x डिस्टेंस पे है, ठीक है, पानी के सरफेस से, हाइट इसकी है h, एरिया है a। अब ऊपर हमने एक फोर्स लगाई है F1, हम एक पर्टिकुलर फोर्स लगा के ही इसको पानी के अंदर डाल रहे हैं ना, F1 फोर्स लगाई, ऊपर से एक फोर्स लगा रहे हैं, इसको पानी के अंदर डाल रहे हैं, नीचे से इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लग रही होगी, जिसको आप बायंट फोर्स बोल रहे हैं, F2 बोल लीजिए उसे। साथ ही साथ इसका पर्टिकुलर वेट भी तो है, वो भी तो नीचे की तरफ लग रहा होगा, W। इसका पर्टिकुलर वेट है, वो नीचे की तरफ आ रहा होगा, W। चलो अब चेक करते हैं, यहाँ पे जो F1 फोर्स लगी, इसके कारण एक P1 जनरेट हुआ होगा। ये P1 क्या है? P1 इज इक्वल टू रो जी, और कितनी हाइट है, कितनी हाइट के कारण ये प्रेशर आ रहा है, x के कारण, रो जी एक्स। P1 कैसे आया, दूसरे तरीके से देख लेते हैं, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर, ठीक है, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया इज व्हाट, फोर्स। तो अब लिखो P1 इज इक्वल टू रो जी एक्स, ये हमारा प्रेशर है, मल्टीप्लाई बाय एरिया ए, ठीक है। जब भी कहीं फंसो तो ये फॉर्मूला लिख लो, इसको भी साइड में कर देते हैं, अभी हमारे पास थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। ये P1 आ गया, यहाँ पे एक P2 होगा, एक पर्टिकुलर हाइट भी है इस बॉडी की और वो x डिस्प्लेस भी किया उसने, तो उसके कारण हमारे पास P2 प्रेशर होगा नीचे। P2 इज इक्वल टू रो जी, कितना डिस्टेंस नीचे तक है, x प्लस एच मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है। ऊपर वाला तो सिर्फ x हाइट डिस्टेंस पे था, यहाँ पे इसकी ऑब्जेक्ट की भी h हाइट है हमारे पास, उसके कारण एक P2 जनरेट हो रहा है। अब फोर्सेस को इवेल्युएट करने की कोशिश करो बच्चों, फोर्सेस को कैसे इवेल्युएट करेंगे, ध्यान दो, मैंने बोला कि ये सिंक नहीं कर रहा है, डूबा नहीं है, बट पूरा इमर्स कर दिया हमने पानी में, बट डूबा नहीं है, तो क्या इसमें सिचुएशन क्या है कि डूब नहीं रहा है। यहाँ पे F2 लग रहा है ऊपर की तरफ, F1 और W नीचे की तरफ है, ठीक है, F2 कुछ ज्यादा है, F2 ज्यादा होगा F1 से, तो हम लोग लिखते हैं, फोर्स को डायरेक्शन वाइज ऐड करने की कोशिश करते हैं, F1 नीचे की तरफ है प्लस W नीचे की तरफ है इज इक्वल टू F2। F2 ज्यादा है तभी वो नीचे डूबेगा नहीं, वो सिंक नहीं करेगा, वो फ्लोट ही कर रहा है अगर F2 ज्यादा रहेगा। F1 की वैल्यू डालो, रो जी एक्स ए, दिस इज इक्वल टू F1, कंफ्यूज हो रहे हैं हम, सॉरी, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया गिव्स अस फोर्स F1 एंड दिस इज F2, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, दिस इज प्रेशर P1 एंड दिस इज P2 मल्टीप्लाई बाय एरिया, एरिया सेम है, तो F1 की वैल्यू डाली रो जी एक्स ए प्लस W कितना है mg इज इक्वल टू F2, F2 की वैल्यू क्या है रो जी एक्स प्लस एच मल्टीप्लाई बाय ए, एरिया सेम है, ठीक है। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सेम वैल्यूज को एक साथ रखते हैं, mg इज इक्वल टू रो जी एक्स प्लस एच मल्टीप्लाई बाय ए माइनस, ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, रो जी एक्स ए, ठीक है। चलो लिखो, ब्रैकेट्स खोलेंगे, रो जी एक्स ए प्लस रो जी एच ए माइनस
रो जी एक्स ए mg के बराबर। ध्यान देंगे, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, क्या बचा, mg इज इक्वल टू रो जी एच ए। क्या बचा, mg इज इक्वल टू रो जी एच ए। अब ध्यान दो, mg यानी कि वेट, वेट, और ये क्या है आपके पास, प्रेशर। दिस इज व्हाट, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। इसको यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर इस h को हम a से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आता है आपके पास, वॉल्यूम। इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग h को a से, वॉल्यूम, और वॉल्यूम डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम को अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आता है, मास। आ गया, आ गया सेम, क्या सेम आया, क्या पता लगा आपको यहां से कि जो वेट था बॉडी का उसी के बराबर है हमारे पास बायोंट फोर्स। अपवर्ड फोर्स बॉडी के वेट के बराबर ही है, इसकी वैल्यू भी तो mg आ गई, और हमारे पास ऑब्जेक्ट का वेट भी mg है। तो मतलब बायोंट फोर्स कितनी लगेगी ऑब्जेक्ट पे, जितना उसका वेट है, वो वही बोलता है कि वो अपने वेट से जितना भी पानी डिस्प्लेस कर रहा है उस वेट के बराबर ही उसका वेट लॉस होगा। मतलब क्या है इस बात का, कि अपने वेट, जितना उसका वेट है उतनी ही सेम उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, तभी तो वो फ्लोट करेगा। अपवर्ड फोर्स तभी उस पर लगेगी और वो तभी वो फ्लोट कर रहा है, क्योंकि उसके वेट के बराबर ही उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, दैट इज बायोंट फोर्स। इससे आपको ये पता लग गया, ठीक है। नेक्स्ट चले, एपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस बायोंट फोर्स। मतलब क्या बोल रहा है ये, अभी यही बोला कि उसका ना कुछ वेट लॉस होगा बायोंट फोर्स लगने के कारण। तो ये जो एक्चुअल वेट है, बायोंट फोर्स किसके बराबर होती है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी पढ़ा हमने, अभी चेक किया कि बायोंट फोर्स की वैल्यू क्या आ रही थी, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट आ रही थी। जब हमने ऐसे किया F1 प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू F2, तो ये W क्या था, F2 माइनस F1। दिस इज व्हाट, अपवर्ड फोर्स। नेट फोर्स ही तो अपवर्ड फोर्स होगी, नेट फोर्स ही तो वो फोर्स है जो उसको ऊपर की तरफ धक्का दे रही है, ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है और वो फ्लोट कर रहा है अभी भी, दैट इज अपवर्ड फोर्स एंड दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट विच इज mg माइनस बायोंट फोर्स। और इस बायोंट फोर्स की वैल्यू क्या है, इसको अभी करते हैं सॉल्व। देखो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है, सिग्मा। डेंसिटी की फॉर्म में लिखेंगे इसको, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय g, दैट इज एक्चुअल वेट, माइनस अपवर्ड फोर्स यानी कि बायोंट फोर्स। बायोंट फोर्स कौन लगा रहा है, लिक्विड लगा रहा है, लिक्विड की डेंसिटी क्या है, रो। वॉल्यूम डिस्प्लेस कितनी की, v मल्टीप्लाई बाय g। वॉल्यूम डिस्प्लेस कितनी होगी, जितना वेट होगा बॉडी का उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम डिस्प्लेस हुई, मल्टीप्लाई बाय g। ठीक है, डेंसिटी दोनों की डिफरेंट है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी। माइनस करो, सिग्मा वी जी को कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस रो वी जी अपॉन सिग्मा वी जी। रो वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय जी अपॉन सिग्मा वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय जी। ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, दिस इज व्हाट, वेट। m हो गया, ये मास हो गया, mg क्या होता है, वेट। वेट ऑफ द बॉडी, वेट 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा, vg से vg कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। अगर कहीं पे क्वेश्चन आ जाए कि अपरेंट वेट निकालना है तो बॉडी का एक्चुअल वेट दैट इज mg, ब्रैकेट में रखेंगे 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। रो है लिक्विड की डेंसिटी, सिग्मा है ऑब्जेक्ट की डेंसिटी। इससे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और आप लोग अपरेंट वेट निकाल सकते हैं बॉडी का। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे सब, अपरेंट वेट निकालने का तरीका है ये। नेक्स्ट, लॉज ऑफ फ्लोटेशन। फ्लोटेशन के कुछ लॉज हैं। अभी हम ये बोल रहे हैं बायोंट फोर्स लग रही है, कहीं पे वो डूब रहा है, कहीं पे नहीं डूब रहा है, और कहीं पे वो फ्लोट कर रहा है। ठीक है, चेक करते हैं पार्शली इमर्ज्ड केस में क्या है, फुली इमर्ज्ड केस में क्या है, और फ्लोटेशन में क्या केस है। चलो पहला केस ये देखो,
इसमें क्या होगा, मान लो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बिल्कुल ये सिंक कर गया, ऑब्जेक्ट ये लिक्विड है और ये डूब गया है, ये ऑब्जेक्ट डूब गया है, मतलब जो इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लग रही थी और इसके ऊपर एक फोर्स F1 लगाई हमने, इस केस में क्या हो रहा है, ये जो अपवर्ड फोर्स है इसको U से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज लेस देन F। ये अपवर्ड फोर्स इस फोर्स के साथ इस फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाई या फिर इससे ज्यादा नहीं हुई, ये अपवर्ड फोर्स से ज्यादा नहीं है, तभी तो ये सिंक कर गया, डूब गया, पानी के अंदर डूब गया, पूरा ऑब्जेक्ट नीचे तक है। तो कैसे लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय जी, दिस इज अपवर्ड फोर्स इज लेस देन द अप्लाइड फोर्स। वो क्या है, बॉडी के अप्लाइड फोर्स क्या है यहाँ पे, बॉडी के मास यानी कि बॉडी का वेट, विच इज व्हाट, सिग्मा वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय जी। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। ये अपने वेट के कारण इस पानी के अंदर अपने वेट के कारण सिंक कर गई है, फ्लोट नहीं कर रही है। तो यहाँ पे नीचे ये F1 क्या है, मैं ये F1 को क्या, इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं, ये F1 इज व्हाट, वेट, इसका एक पर्टिकुलर वेट है, उसके कारण उसको बैलेंस नहीं कर पाई या फिर उसको ओवरकम नहीं कर पाई है अपथर्स्ट या फिर ये बायंट फोर्स, जिसके कारण ये डूब गया, सिंक कर गया, ये पानी के नीचे वाले बॉटम सरफेस पे आ गया, डूब रहा है इस टाइम ये ऑब्जेक्ट। तो ये कब होगा, अगर ये अपवर्ड फोर्स कम है वेट से, तो वेट की वैल्यू लिखी सिग्मा यानी कि डेंसिटी ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम जी, एंड ये रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम एंड जी। इसमें आपको क्या सिचुएशन मिल रही है, अगर लिक्विड की डेंसिटी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से कम है तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। ठीक है, सेकंड केस देखते हैं। मान लीजिए इस सीन में क्या है मेरे साथ, हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, ये पार्शियली इमर्स्ड है, ये ऑब्जेक्ट पार्शियली इमर्स्ड है, एक W लग रहा है इसके ऊपर और एक F लग रही है, अपवर्ड फोर्स, पार्शियली इमर्स्ड है, पूरी तरीके से डूबा नहीं है, आधा तैर रहा है और आधा डूबा हुआ है। इस केस में क्या होगा, ये जो अपवर्ड फोर्स है दैट इज इक्वल टू W, जितना बॉडी का वेट है उसके बराबर ही अपवर्ड फोर्स लग रही है, तभी तो वो डूब नहीं रहा ना, तो वो ऊपर पूरा अच्छे से ऊपर आ गया, पानी के बाहर ऊपर वाले सरफेस पे भी नहीं है, आधा अंदर है और आधा बाहर है, पार्शियली इमर्स्ड है। उस सिचुएशन में क्या होता है, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द वेट, यानी कि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब दोनों की डेंसिटी सेम हो जाएगी तब ये वाली सिचुएशन होगी। ठीक है, थर्ड भी देख लेते हैं। थर्ड में क्या है, ये देखो, थर्ड सिचुएशन में क्या है हमारे पास, ये बिल्कुल ऊपर वाले सरफेस पे फ्लोट कर रहा है, इसके पास एक W है, इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लग रही है F, ये ऊपर वाले सरफेस पे फ्लोट कर रहा है, ना तो ये पार्शियली इमर्स्ड है और ना ही ये फर्स्ट वाला केस है जहां पे सिंक हो गया, जहां पे डूब गया ये ऑब्जेक्ट, ये फ्लोट कर रहा है। ऐसे सीन में क्या होगा, अगर ये फ्लोट कर रहा है तो क्या हो रहा है, मतलब इसका वेट बायंट फोर्स से कम है, बायंट फोर्स यहाँ पे जीत गई, बायंट फोर्स इज मोर देन दी वेट। अगर ऐसा सीन है तो बायंट फोर्स ज्यादा है वेट से, तो मतलब डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज मोर देन डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये तीन केसेस हैं, इनको समझ लेना है कि कौन से केस में लिक्विड की डेंसिटी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से ज्यादा है, इसको बोलते हैं लॉज ऑफ फ्लोटेशन। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल हैं लॉज ऑफ फ्लोटेशन के। वो क्या, देखो, आयरन शिप होती है, वो अंदर से हॉलो है, खाली है अंदर से, और वो डूबती नहीं है पानी के अंदर। पानी के अंदर आयरन शिप डूबती नहीं है, क्यों नहीं डूब रही, इट डिस्प्लेसेस वाटर 8 टाइम्स ऑफ इट्स वेट, अपने वेट के कंपैरिजन में 8 गुना ज्यादा पानी वो डिस्प्लेस करती है। जितना ज्यादा पानी डिस्प्लेस किया उतनी ही ज्यादा बायंट फोर्स होगी उसकी। ठीक है, उतना ही ज्यादा उसको अपथर्स्ट मिल रहा है, बायंट फोर्स मिल रही है, मतलब वो अपने वेट से 8 टाइम ज्यादा, 8 टाइम्स मोर वो वाटर डिस्प्लेस कर रही है, तो उतना ही उसे हल्कापन होगा। अभी हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पढ़ा कि वेट लॉस क्या फील हो रहा है उसको, है क्या वो एक्चुअल में वेट लॉस, कि उसने लिक्विड कितना डिस्प्लेस किया है, तो उसने अपने वेट से 8 टाइम ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस कर दिया,
जिसके कारण उसको एक बैंड फोर्स मिल रही है, जिस कारण वो डूबती नहीं है। ठीक है। सेकेंड, इट इज इजी टू स्विम इन सी एज कंपेयर टू रिवर। समुद्र में तैरना आसान है एज कंपेयर टू रिवर। क्यों? समुद्र की डेंसिटी ज्यादा है। समुद्र की डेंसिटी ज्यादा है। जब डेंसिटी ज्यादा होगी, लास्ट केस पढ़ा था, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है तो फ्लोट करेगा, डूबेगा नहीं। ठीक है। डेड सी में यही होता है। डेड सी में कोई भी एक्वाटिक एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाता। क्यों? एक्वाटिक मतलब पानी में रहने वाले जीव। एक्वाटिक एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाते। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो क्या करते हैं, उनकी डेंसिटी उस लिक्विड की डेंसिटी से कम है। उन एक्वाटिक एनिमल्स की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है, तो वो पानी के ऊपर वाले सरफेस पे आ जाते हैं, जिसके कारण उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है। पानी से ऑक्सीजन लेते हैं एक्वाटिक एनिमल्स, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो वो मर जाते हैं, तो इसलिए उसको बोलते हैं डेड सी। ये फ्लोटेशन के कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो पहला क्वेश्चन, इन कार लिफ्ट compressed air exerts a force F1 on a small piston having a radius of 5 meter. This pressure is transmitted to a second piston of radius 15 meters. If the mass of the car to be lifted is 1350 kgs, what is F1? What is the pressure necessary to accomplish this task? Okay. ध्यान दो, ये कैसे अरेंजमेंट है हमारे पास। यहाँ पे ये कार खड़ी है, ठीक है। इसका वेट कितना है? 1315 kgs, 50 kg सॉरी। यहाँ पे एक F1 फोर्स लगी है और इसका एरिया कितना है? यहाँ पे रेडियस दी है हमें 5 मीटर्स। एरिया हम निकाल लेंगे। पिस्टन है, पिस्टन से हम एक फोर्स लगा रहे हैं इस तरफ, और यहाँ पे कितना एरिया है? 15 मीटर्स की रेडियस दी है हमें यहाँ पे। कहता है इस कार को हमने ना ऊपर की तरफ उठाना है, तो यहाँ पे फोर्स कितनी लगाएं कि ऊपर की तरफ उठ जाए? अच्छा कुछ नहीं करना, पहले ध्यान दो, पास्कल लॉ में क्या पढ़ा था? जो यहाँ पे प्रेशर होगा P1 दैट इज इक्वल टू P2। हमने क्या पढ़ा? P1 इज इक्वल टू P2, यही पढ़ा था। तो हमारा P1 क्या है? P1 इज इक्वल टू P2। P1 हमारा क्या है? फोर्स अपॉन एरिया, F1 अपॉन एरिया। पिस्टन ऐसे सर्कुलर शेप होगी, नीचे एरिया कैसे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर करके। पिस्टन का नीचे सरफेस कैसा है? सर्कुलर है, तो कैसे निकालेंगे एरिया? पाई आर स्क्वायर। पाई आर कितना है? 5 का स्क्वायर। 5 कैसा बन गया? ठीक है, इज इक्वल टू P2, F2 फोर्स अपॉन पाई आर। यहाँ पे रेडियस कितनी है? 15 का स्क्वायर। अब ये सेम है हमारा, हमने बोला। अच्छा अब ध्यान दो, यहाँ पे गाड़ी खड़ी है 1350 kg की, ठीक है, 1350 kg की एक गाड़ी खड़ी है, उसका भी तो एक वेट होगा इधर की तरफ। यहाँ पे उसका भी तो एक वेट होगा इधर की तरफ, और मैंने बोला कि यहाँ पे F1 फोर्स लगाई और यहाँ पे एक F2 फोर्स आ रही है, तो क्या ये वेट एक पर्टिकुलर टाइम तक इस F2 को बैलेंस करने की कोशिश करेगा ना? ये कब उठ जाए? कार मेरी कब उठ सकती है यहाँ से? जब ये F2 इससे ज्यादा हो जाए इसके वेट से। अभी उठी नहीं है, जब उठी नहीं है तो वेट और F2 सेम है। कितना है? F2 की वैल्यू क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज यहाँ पे mg, वेट ऑफ द कार। क्या है? mg, वेट ऑफ द कार। और वो कितना है हमारा? ये वेट इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, और वो कितनी आएगी वैल्यू हमारे पास? समझ आया? यहाँ पे गाड़ी रखी है, ये इस F2 को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, तो हम उससे F2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg। चलो सॉल्व करते हैं। F2 पता लग गया अब तो आपको? ठीक है, F1 निकल जाएगा यहाँ से, आसानी से निकल जाएगा। पाई को सॉल्व मत करने लग जाना, कहीं पाई की वैल्यू डाल लो, पहले नहीं डालनी है। MCQs में पाई की वैल्यू सॉल्व नहीं करनी पड़ती है मोस्ट ऑफ द टाइम, वो कैंसिल हो जाएगी, वो ऐसा ही क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, 5 3 is 15, 5 3 is 15, इसको कटिंग करो यहाँ पे, 3 4 is 12, 1 3 13, 450। ओके, F1 is equal to
1500 न्यूटन, अगर मैंने गलत नहीं की है तो। 3 1 3 1, हाँ 1500 न्यूटन आ गई। अब वो बोलता है कि प्रेशर क्या है, यहाँ पे जो प्रेशर जनरेट होगा वो ही तो यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा। कहता है कि प्रेशर कितना चाहिए कि हमारी गाड़ी ऊपर उठ जाए, उसके लिए प्रेशर कितना चाहिए, चाहे यहाँ पे निकालो चाहे यहाँ पे निकालो सेम है। P1 निकालते हैं, दैट इज F1 अपॉन एरिया। क्या आएगा P1, F1 कितना है, एरिया कितना है यहाँ पे, P1 इज इक्वल टू 60 पास्कल्स या फिर 60 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डन, समझ आ गया क्वेश्चन कैसे किया हमने। पास्कल लॉ लगाया है, जो यहाँ पे प्रेशर होगा वो यहाँ पे प्रेशर होगा, यहाँ पे जो फोर्स जनरेट हुई उसकी यहाँ पे दूसरी जगह पे हमारे पास गाड़ी रखी हुई है, हमने उसको उठाना है ऊपर की तरफ। अब वो गाड़ी उठेगी तो बट उस गाड़ी का एक पर्टिकुलर वेट भी तो है, और वो वेट उस बैलेंस फोर्स को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तो हमने उससे F2 की वैल्यू निकाल ली, F2 की वैल्यू पुट की, हमारे पास F1 की वैल्यू आ गई। प्रेशर जो यहाँ पे है वो यहीं पे है, यहाँ पे भी वही आएगा, और यही प्रेशर हमें चाहिए इस गाड़ी को ऊपर उठाने के लिए। उस प्रेशर की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया करके। हमारे पास आ गया 60 पास्कल या फिर 60 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको चेक करते हैं क्या बोलता है। Two substances of densities ρ1 and ρ2 are mixed in equal volume and their relative density is 4. Relative density क्या थी, density of an object with respect to the density of the water at 4 degree centigrade. When they are mixed in equal masses, तो density relative आती है 3 यानी कि 3. The values of ρ1 and ρ2 are respectively. ये क्वेश्चन को आप लेंदी भी बना सकते हैं, दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक आसान तरीका क्या है, मतलब आपको याद रखना है क्या, अगर वो रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू आपको इक्वल वॉल्यूम के केस में बोलता है, अगर वो इक्वल वॉल्यूम लेता है दोनों, कहता है कि हमने दोनों सब्सटेंसेस की वॉल्यूम जो है वो इक्वल ली है, उस टाइम पे हमारी रिलेटिव डेंसिटी जो आती है उसके लिए आप लिखेंगे, अगर वो बोलता है कि इक्वल वॉल्यूम ली है मैंने, तो इक्वल वॉल्यूम के लिए आप लिखेंगे ρ1 प्लस ρ2 डिवाइडेड बाई 2, अगर इक्वल वॉल्यूम का केस है। और अगर इक्वल मासेस लिए हैं उसने, उस टाइम पे रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू ρ1 मल्टीप्लाई बाय ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2। याद रखना है इसको बस, अगर इक्वल वॉल्यूम है तो आप लेंगे ρ1 प्लस ρ2 अपॉन 2, और अगर इक्वल मास है तो आप लेंगे ρ1 इंटू ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करके देखना है। क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके देखेंगे, मैंने आपको बता दिया अगर इक्वल वॉल्यूम्स लिए हैं तो रिलेटिव डेंसिटी के लिए क्या फॉर्मूला है, ρ1 प्लस ρ2 अपॉन 2, और अगर इक्वल मासेस लिए हैं तो ρ1 मल्टीप्लाई बाय ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2। ये फॉर्मूला लगा के आप वैल्यू निकालेंगे, आंसर यहाँ पे लिखा है, आंसर ए आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करके देखेंगे, फिर बताएंगे आपका हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अ ब्लॉक ऑफ वुड, डायमेंशंस दी हुई हैं उसकी कुछ, इज केप्ट ऑन अ टेबल टॉप इन 3 डिफरेंट पोजीशन। हमारे पास एक लक्कड़ का ब्लॉक है, एक वुडन ब्लॉक है, एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है, उसकी डायमेंशन दे दी आपको, केप्ट ऑन अ टेबल टॉप इन 3 डिफरेंट पोजीशंस विद इट्स साइड ऑफ डायमेंशंस। ओके फाइन, पहली ए सीन में वो कैसे रखता है, 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ये वाले डायमेंशंस को वो टेबल पे रखता है। चलो चेक करते हैं, ये हमारा टेबल है, ठीक है, इसके ऊपर हमने ये बॉक्स रखा, कहता है वो 20 और 10 जब उसकी डायमेंशंस ये वाली ली हैं, पहले उसने ऐसे रखा, फिर बी में कैसे रखा, विद इट्स डायमेंशंस ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, और फिर तीसरे केस में वो रखता है 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर डायमेंशंस के साथ। The pressure exerted by the wooden block on the tabletop in these positions is represented by PA, PB and PC. इन तीनों केसेस का एक अलग अलग प्रेशर है। जब एक अलग सरफेस एरिया कांटेक्ट में आएगा तो एक अलग प्रेशर जनरेट होगा। याद आ रहा है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ये जब चेंज होगा तो प्रेशर भी चेंज होगा। ठीक है, कहता है द प्रेशर फॉलोज द ट्रेंड। प्रेशर का हमारे पास क्या ट्रेंड आएगा वो चेक करते हैं। चलो ए केस में चेक करते हैं। ए में
जब ए वाला केस है तो हमारे पास एरिया क्या है, एरिया निकालेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 10, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी में क्या है एरिया, 10 मल्टीप्लाई बाय 40, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी में क्या है एरिया, 40 मल्टीप्लाई बाय 20, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चेक करो जल्दी, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया जहां पे ज्यादा वहां पे प्रेशर कम। चेक करो एरिया किसका सबसे ज्यादा है, AC इज मोर देन AB एंड AB इज मोर देन A। C का एरिया मोर देन B का एरिया मोर देन A का एरिया, तो मतलब प्रेशर ऑपोजिट हो जाएगा, PC इज लेस देन PB एंड PB इज लेस देन PA, मतलब आंसर A। कैसे, जहां पे एरिया सबसे कम कांटेक्ट में एरिया आ रहा है, टेबल के साथ जब एरिया सबसे ज्यादा कम है, उसका कांटेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा कम है, वहां पे प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा। साफ साफ सॉल्व कर दिया मैंने, एरिया निकाल दिया तीनों केस में, जहां पे एरिया ज्यादा वहां पे सबसे कम प्रेशर, तो एरिया लिख लो पहले, सबसे ज्यादा एरिया उसका ऑपोजिट ट्रेंड बन जाएगा आपका प्रेशर का, तो यानी कि ए में सबसे ज्यादा प्रेशर होगा क्योंकि सरफेस एरिया कम कांटेक्ट में आ रहा है, कम छोटा एरिया कांटेक्ट में आता है, और बी देन सी। ठीक है, आंसर सॉल्व, क्वेश्चन हमारा हो गया। एक और क्वेश्चन है, चलो। ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स बाय वॉल्यूम, one part has density rho naught and the other part has density 2 rho naught. What is the average density of the object? Find average density. देखो, made of 2 equal parts by volume, 2 equal parts by volume लिए हैं ऑब्जेक्ट के। कहता है एक पार्ट की डेंसिटी तो रो नॉट है और दूसरी कितनी है, 2 रो नॉट। कहता है कि एवरेज डेंसिटी क्या होगी ऑब्जेक्ट की। एवरेज डेंसिटी का क्वेश्चन कभी भी आ जाए, इट इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, एवरेज डेंसिटी निकालनी है, निकालते हैं। टोटल मास कितना है, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। उसने क्या बोला, इक्वल पार्ट्स बाय वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम इक्वल रखी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम इक्वल रखी है। टोटल वॉल्यूम कितनी है, v1 प्लस v2। अब ध्यान देंगे ये v1 और v2 क्या है, सेम है, बराबर है, इक्वल वॉल्यूम ली है उसने दोनों ऑब्जेक्ट्स की, मासेस डिफरेंट है हमारे पास, वॉल्यूम इक्वल है, तो v1 और v2 सेम है। चलो लिखो, मास को डेंसिटी और वॉल्यूम के फॉर्म में लेके चलते हैं। पहले ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी है, रो नॉट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, मास आ गया, यहाँ लिख लो साइड में जब भी किसी को कंफ्यूजन हो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इज मास, प्लस 2 रो नॉट, वॉल्यूम हमारे पास सेम है, अपॉन v1 प्लस v2 विच इज व्हाट, 2v, v1 प्लस v2 विच इज व्हाट, 2v, क्योंकि v1 और v2 सेम है। सॉल्व कर दो इसको, कुछ नहीं करना बस। ठीक है, आगे v से v कैंसल, 3 रो नॉट अपॉन 2 द आंसर, 3 रो नॉट अपॉन 2, ऑप्शन क्या है, बी, 3 रो नॉट अपॉन 2 इज द आंसर। क्या किया हमने, उसने क्वेश्चन में बोला था कि 2 इक्वल पार्ट्स बाय वॉल्यूम, बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। अगर वो बोल देता कि मास इक्वल लिया है तो ये m1 और m2 को आप m ले लेते, दोनों को सेम मान लेते, तो वॉल्यूम को आप मास और डेंसिटी की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते। ठीक है, बस वही किया है क्वेश्चन में, और कुछ नहीं किया हमने। अगर ये मास सेम हो जाता तो हम लोग मास को सेम रख के यहाँ पे m ले लेते वैल्यू, और ये वॉल्यूम जो है ये डिफरेंट होती, तो डेंसिटी और मास का रिलेशन बनाने की कोशिश करते वॉल्यूम के लिए। समझ रहे हैं? ठीक वैसे ही अभी उसने वॉल्यूम इक्वल बोल दिया है तो हमने डेंसिटी और वॉल्यूम का रिलेशन लिया, क्योंकि वॉल्यूम सेम है तभी तो वेरिएबल्स कम होंगे ना। तो उससे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है, एवरेज डेंसिटी क्या आ गई ऑब्जेक्ट की, 3 रो नॉट अपॉन 2। ध्यान रखेंगे एवरेज डेंसिटी निकालना हो तो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम करना है, इतना पता हो तो आप क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट ओवर। तो ये आज हमने किया प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, फ्लूइड्स के बारे में स्टडी किया है, फ्लूइड्स की कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज स्टडी की है, पास्कल लॉ क्या होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए हैं। इसके पीवाईक्यूज बहुत सारे हैं, आप लोग सारे पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करेंगे, स्टडी करेंगे, ये चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कंटिन्यू रखेंगे अभी आगे और सॉलिड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।